नमस्कार साथियों। चलिए आइए हम लोग अपना जो सर्किट ब्रेकर का हमारा टेस्ट हुआ था उसी टेस्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 25 तक आपका हो गया था। अब आगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, द नॉर्मल प्रैक्टिस टू स्पेसिफाई द मेकिंग करंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इन टर्म ऑफ। ये इसमें ये कह रहा है कि नॉर्मल प्रैक्टिस में मेकिंग करंट को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं या कैसे प्रेजेंट करते हैं या किस में देते हैं। ऑप्शन है आपका पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और एक है नॉन ऑफ दीज। तो आप जानते हो कि आपका जो मेकिंग करंट होता है, मेकिंग करंट आप ये जानते ही हो कि ये हमेशा पीक में होता है। ब्रेकिंग करंट आपका किस में होता है? आरएमएस में होता है। तो इसमें किसके बारे में पूछा गया है? मेकिंग करंट के बारे में पूछा गया है। तो इसमें पीक वाला ऑप्शन सही होगा। पीक वाला ऑप्शन है ए नंबर पर, तो हमारा 26 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 26 क्वेश्चन है, उसमें SF6 इज कास्टली, ये बिल्कुल सही बात है। SF6 बहुत कास्टली होता है। दूसरा है SF6 गैस हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। SF6 गैस की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अधिक होती है। आप लोगों ने SF6 वाले सर्किट ब्रेकर का जो हम लोगों ने लेक्चर शूट किया है या लेक्चर आप लोगों के बीच जो आया है उसमें ये चीज़ बताया गया है। अगला सी में दिया है SF6 गैस इज नॉन टॉक्सिक, बिल्कुल सही बात, ये नॉन टॉक्सिक है। अगला है ऑल ऑफ अबव, तो हमने ये देखा ए बी सी तीनों क्वालिटीज़ SF6 की है ही हैं, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी आपका सही है। अब आइए अगला 28 मटेरियल फॉर कांटेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये कह रहा सर्किट ब्रेकर में जो कांटेक्ट बनते हैं, जो कांटेक्ट होते नहीं हैं, ये हमारा फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट, फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट पूछ रहा है ये किस चीज़ के बने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये कॉपर टंगस्टन का बना होता है। आप जानते हो कॉपर टंगस्टन, उसमें कॉपर की मात्रा अधिक होती है, टंगस्टन की मात्रा कम होती है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है ब्रास, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर। अब देखिए कॉपर टंगस्टन किसी में भी नहीं है, लेकिन कॉपर तो है, इसलिए हम कॉपर वाला ऑप्शन हम इसमें सही मान लेंगे, क्योंकि नॉन ऑफ दीज तो इसमें है नहीं इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से मेरा 28 का ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, ऑप्शन डी सही होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 मेरा क्या कह रहा है? SF6 गैस इज़ येलो कलर। SF6 गैस येलो कलर की होती है। हैज़ पेंगेंट आर्डर, ये पेंगेंट मीन्स होता है कटु, आर्डर मीन्स तो आप जानते हो सुगंध होता है। कटु सुगंध मतलब तीखी सुगंध, तीखी महक। जो SF6 है वो तीखी महक की है नहीं, SF6 गंधहीन है, उसकी कोई स्मेल ही नहीं होती है। अगला ऑप्शन है दिया है सी, इज़ नॉन इन्फ्लामेबल, ये अज्वलनशील है। ये ऑप्शन सही है आपका। SF6 जो गैस है वो अज्वलनशील गैस है। ऑप्शन डी दिया है इज़ हाईली टॉक्सिक, या बहुत विषैली गैस, बिल्कुल नहीं, ये विषैली गैस नहीं, ये नॉन टॉक्सिक गैस है। तो इन चारों ऑप्शन में आपने ये देखा कि इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ जिससे कि मैं इसको कंप्लीट करके आपका कुछ अगला लेक्चर लेके आऊँ। अब है क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क। कह रहा है कि आर्क के बुझने के दौरान, आर्क के इंटरप्शन के दौरान सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट अक्रॉस एक ट्रांजिएंट वोल्टेज अप्लाई होता है। उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? आपको अगर याद हो तो आप अगर इसको समझते थे ये फॉल्ट करंट है, मान लेते थे ये क्या है, ये फॉल्ट करंट। अगर ये फॉल्ट करंट हुआ करता था तो जानते थे कि जैसे ही मेरा करंट जीरो पर, ये करंट जीरो पर आर्क इंटरप्ट होती है, आर्क
इंटरप्ट, करंट जीरो पर आर्क इंटरप्ट होती थी उसी टाइम, और अगर यहाँ पर हम रिकवरी वोल्टेज की बात करें तो रिकवरी वोल्टेज हमारा कुछ ऐसा होता था। ये क्या है? रिकवरी वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज। और बात आई हमारी ट्रांजिएंट वोल्टेज की, तो जब मेरा जैसे ही करंट जीरो हुआ करता था तो स्ट्रे कैपेसिटेंस भी हुआ करता था, उसके कारण ही आपका एक ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप होता था, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट वोल्टेज। ये कुछ ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप होता था और उसके बाद ये सर्किट के रेजिस्टेंस के कारण डैम्प हो जाता था। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज़ में होती थी या मेगा हर्ट्ज़ में होती थी। मतलब ये हुआ कि ये बहुत जल्दी इसकी साइकिल, बहुत जल्दी इसकी साइकिल कंप्लीट होती थी और लगभग 0.1 मिलीसेकंड में, 0.1 मिलीसेकंड में ये डैम्प आउट हो जाता था। तो आर्क करंट इंटरप्शन के दौरान कौन सा वोल्टेज अप्लाई होता है? ये वाला। इसको हम क्या बोलते हैं? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ये मेरा कहलाता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो इसमें मैं देखता हूँ मेरा कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ, इसमें आप देखोगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन, एट आर्क इंटरप्शन। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा नहीं लिखा गया है। एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन, आर्क के बुझने के दौरान जैसे यहाँ पर करंट मेरी जीरो होगी, तो जिस क्षण जीरो होगी उस क्षण आर्क आपकी जीरो होगी, तो उस क्षण आप पर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज लगता है। इसी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के कारण फिर से मेरी आर्क करंट ऐसे फ्लो होने लगती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज होता है क्या? जब आपका आर्क क्वेंच हो जाती, उस दौरान जो आपका वोल्टेज अप्लाई होता है वो रिकवरी वोल्टेज होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। पीक वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, सप्लाई वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन सही होगा। ये तो आप कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये कह रहा है द आर्किंग कॉन्टैक्ट फॉर द सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ। सर्किट ब्रेकर के आर्किंग कॉन्टैक्ट किसके बने होते हैं? आर्किंग कॉन्टैक्ट मीन्स मेन मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट। ये किसके बने होते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है पोर्सलिन। पोर्सलिन तो एक इंसुलेटर होता है, इसका तो बनेगा ही नहीं। स्टेनलेस स्टील, इसका भी नहीं बनता। हार्ड प्रेस कार्बन, कार्बन का भी नहीं बनेगा। स्टील का भी नहीं बनेगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होगा। कार्बन का भी रेजिस्टेंस अधिक होगा, इसलिए इसका नहीं बनेगा। अब है आपका कॉपर टंगस्टन एलॉय। हाँ, कॉपर टंगस्टन एलॉय का बनेगा, इसको आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी सही होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। ए 3 फेज सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एट 1250 एम्पियर। एक 3 फेज का सर्किट ब्रेकर है जो 1250 एम्पियर का रेटिंग इसकी दी हुई है, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है? 1250 एम्पियर इसकी रेटिंग, 2000 MVA दिया है ये इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी। और आपका 33 दिया है, 33 kV क्या दिया है? वोल्टेज रेटिंग। और आपका दिया है 4 सेकेंड, ये आपका शॉर्ट टाइम रेटिंग का टाइम हो जाएगा। और आपका पूछ रहा है मेकिंग करंट, यहाँ से पूछा जा रहा है मेकिंग करंट। मेकिंग करंट अगर ये क्या है? आपका रेटेड करंट है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आपकी रेटेड करंट होगी। ये आपका क्या है? ब्रेकिंग कैपेसिटी है। क्या है? ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये क्या है? रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज। और ये शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए करंट है। अब आप इसमें मेकिंग करंट निकालना है, मुझे जैसा लग रहा है। इसमें आपको इसमें आपको मेकिंग करंट निकालना है।
तो इसमें देखो सबसे पहले आप निकालोगे ब्रेकिंग करंट। ब्रेकिंग करंट निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ पर रखोगे ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी और क्योंकि इसको हटाते हैं तो आपको बताते हैं। हमको इसमें निकालना है मेकिंग करंट निकालना है, मेकिंग करंट। मेकिंग करंट के लिए आपका देखिए दिया फार्मूला ब्रेकिंग कैपेसिटी। पर सबसे पहले ब्रेकिंग कैपेसिटी निकालते हैं, फिर उसमें 2.55 का गुणा कर देंगे, 2.55 का गुणा कर देंगे तो हमारा मेकिंग कैपेसिटी आ जाएगा। तो इसमें आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 इंटू सिस्टम वोल्टेज हो जाता है, क्योंकि 3 फेज है इसलिए √3 हमने ले लिया, इंटू सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, इंटू सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। ये होता आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी। यहाँ पर हम ब्रेकिंग कैपेसिटी रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, हो गया। चलिए ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात हो रही थी तो यहाँ पर हम ब्रेकिंग कैपेसिटी की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद √3 हो गया। सिस्टम वोल्टेज मेरा 33 kV है, ये वाला MVA में है, ठीक है, ये वाला MVA में, ये वाला kV में है। शॉर्ट सर्किट करंट को मान लीजिए मैं ISH से डिनोट कर देता हूँ। तो ISH बराबर हमारा आ जाएगा 2000/√3 इंटू 33 kV। अगर आप इसको जब भाग दे के निकालेंगे तो आएगा आपका लगभग 35 किलो एम्पियर। अब यहाँ से आप मेकिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो मेकिंग कैपेसिटी या मेकिंग करंट होगा, ये कैपेसिटी तो नहीं, मेकिंग करंट हो जाएगा। मेकिंग करंट बराबर 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। ब्रेकिंग करंट मेरा क्या 35 एम्पियर, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 89 किलो एम्पियर आ जाएगा। ये होगा आपका मेकिंग करंट का आंसर। तो मेकिंग करंट आपका क्या दिया गया है इसमें देखते हैं। मेकिंग करंट 89 एम्पियर है, ये है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन सही होगा, मेकिंग करंट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में देखते हैं क्या है, इसको हटा लेता हूँ फिर देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि द रेटिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज़ यूजली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्ट। इसमें ये कह रहा है कि जो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग दी जाती है वो किस फॉल्ट के अनुसार दी जाती है। फॉल्ट आपका देखिए दो टाइप का होता है, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है और एक एसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। और आपको ये क्लास में भी बताया गया था कि रेटिंग हमेशा हम सिमेट्रिकल फॉल्ट की कंडीशन सिमेट्रिकल में देते हैं। तो इसमें जो सिमेट्रिकल वाला ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन आप लोगों का सही माना जाएगा। तो इसमें मैं देखता हूँ पहला ऑप्शन सिमेट्रिकल है, दूसरा बी मीन्स लाइन टू लाइन है, सी है सिंगल लाइन टू ग्राउंड है, चौथा है एनी ऑफ द एबव। ऐसा नहीं है, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग है वो सिमेट्रिकल में दी जाती है, सिमेट्रिकल फॉल्ट में दी जाती है। तो 33 का ऑप्शन ए सही होगा, 33 का ऑप्शन ए वाला सही होगा। अब एक अगला क्वेश्चन है कि द स्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड इन RMS वैल्यू, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। स्ट्राइकिंग वोल्टेज का देखिए जो फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था इंस्टेंटेनियस का किया था, इंस्टेंटेनियस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का हमने फार्मूला ड्रा किया था। उसमें था VC ऑफ T इक्वल टू VM1 - cos T अपान √LC। ये मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फार्मूला था, बात समझ रहे होंगे। और हम लोगों ने ये भी निकाला था कि जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 2VM। इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 2VM। और हमेशा ये पॉजिटिव साइकिल में होता है, निगेटिव साइकिल में नहीं जाता है, चेंज होता है कंटिन्यूसली बट ये पॉजिटिव साइकिल में ही चेंज होगा।
और पॉजिटिव साइकिल में ही इसकी वैल्यू चेंज होती है। और ये हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की सीवरिटी या रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बारे में पता कैसे लगाएंगे, उसके पीक वोल्टेज के अनुसार पता लगा पाएंगे कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा कितना ख़तरनाक है या कैसा है, तो वो पीक वोल्टेज पर हम लोग पता लगा पाते हैं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की रेटिंग हमेशा पीक वैल्यू में देते हैं। फार्मूला जो मेरा ड्राइव होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में निकालते हैं, और उसको जब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें वैल्यू टी की वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पर कास का जो एंगल है इसकी वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं, तो उसमें हमने ये पाया कि 2 Vm इसका मैक्सिमम है। तो हमको Vm की वैल्यू तो पता होनी चाहिए कि Vm मेरा क्या है, उसी के अनुसार हम कह पाएंगे कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा 2 × Vm या 2 × इतने वोल्टेज के बराबर आया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की रेटिंग हमेशा पीक वैल्यू में दी जाएगी। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी। चलिए अब अगला मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज़ हाई रिलायबिलिटी एंड निग्लेजिबल मेंटेनेंस। जब भी ये सब अच्छी बातें की जाएं सर्किट ब्रेकर के बारे में, हाई रिलायबिलिटी, नो मेंटेनेंस, लेस कास्ट, ये सारी चीज़ें जब भी आपको अच्छी बातें की जाएं तो आप ये समझ लेना कि हमेशा SF6 सर्किट ब्रेकर की बात की जा रही है। SF6 सर्किट ब्रेकर आज के टाइम में ये आप जान लो कि 33 kV से ऊपर सारा कुछ SF6 सर्किट ब्रेकर ही हर जगह यूज होता है। आयल सर्किट ब्रेकर हो चाहे तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो, ये हम केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, ये हम केवल पढ़ते हैं, बाकी इसका अब फील्ड में यूज नहीं है। हाँ, पहले इसका यूज होता था, पहले आयल सर्किट ब्रेकर ही यूज होता था, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ही यूज होता था, लेकिन जब से SF6 सर्किट ब्रेकर आ गया वो हर जगह ऑलराउंडर है। वो कम कास्ट में भी आता, मिनिमम मेंटेनेंस होता है। आप कभी आइएगा सब स्टेशन में, आपको मैं दिखाऊंगा SF6 सर्किट ब्रेकर क्या होता है। मिनिमम बहुत कम मेंटेनेंस होता है, और मैं लगभग 1.5 साल से इस सब स्टेशन में हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ आज तक किसी भी SF सर्किट ब्रेकर में। जनरली हम लोग थोड़ा बहुत ग्रीसिंग वीसिंग करवा देते हैं स्टाफ से, बाकी कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। इतना बढ़िया बनता है, इतना स्ट्रांग होता है SF6 सर्किट ब्रेकर। चलिए, तो इसमें 35 है, 35 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द मेन पर्पज ऑफ आयल इन आयल सर्किट ब्रेकर। आप लोगों ने इसको देखो, ऑप्शन बिना पढ़े भी हम समझ सकते हैं। हम सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के पढ़े हैं आयल सर्किट ब्रेकर? एक हम पढ़े हैं MOCB, एक हम पढ़े हैं BOCB, मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर, बल्क आयल सर्किट ब्रेकर। और एक सर्किट ब्रेकर का जो ये क्लासिफिकेशन किया गया, किसके अनुसार किया गया है? आर्क क्वेंचिंग मीडियम के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इन दोनों सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग मीडियम मेरा क्या है? आयल है। आर्क क्वेंचिंग मीडियम मेरा क्या है? आयल है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से आपको आयल का पर्पज क्या पता चला? आर्क क्वेंचिंग, आर्क क्वेंचिंग। तो यहाँ से आपको आर्क क्वेंचिंग इसको पता चला। यही चीज़ पूछ रहा है कि द मेन पर्पज ऑफ आयल इन आयल सर्किट ब्रेकर, इन आयल सर्किट ब्रेकर। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने मैं सर्किट ब्रेकर आपको पढ़ाया हूँ, चाहे आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर हो, चाहे आपका वैक्यूम हो, चाहे SF6 हो, चाहे आयल सर्किट ब्रेकर हो, चाहे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो, सबका हमने क्लासिफिकेशन किसके अनुसार किया है? आर्क क्वेंचिंग मीडियम के अनुसार हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो इस MOCB या BOCB में आर्क क्वेंचिंग मीडियम मेरा क्या है? आयल है। आयल क्या है? आर्क क्वेंचिंग मीडियम। तो आयल का मेन पर्पस इस दोनों सर्किट ब्रेकर में क्या है? आर्क क्वेंचिंग, आर्क क्वेंचिंग। वो बात अलग है कि मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर में जो आयल है वो आर्क को केवल क्वेंच करता है, आर्क को केवल क्वेंच करता है, जबकि BOCB में आर्क क्वेंचिंग के साथ ही साथ इंसुलेशन का भी काम करता है।
इंसुलेशन का भी काम करता है, बट आयल का मेन पर्पज यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आयल का मेन पर्पज आर्क क्वेंचिंग है। यहाँ पर आर्क क्वेंचिंग है। बात यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी। आयल का जो मेरा मेन पर्पज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्क क्वेंचिंग। तो इसका ऑप्शन हाँ 36 का ऑप्शन सी सही है। देखिए 36 में ऑप्शन ए दिया प्रोवाइड इंसुलेशन, हाँ देते हैं, बल्क आयल सर्किट ब्रेकिंग में इंसुलेशन भी देते हैं। अगला है बी ऑप्शन इसमें दिया है प्रोवाइड कूलिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल जब आर्क क्वेंचिंग करेगा तो कूलिंग करेगा भी कॉन्टैक्ट, ये भी सही है। अब तीसरा है क्वेंचिंग आर्क, ये भी सही है। डी है नॉन ऑफ द अबव। तो अब एक तो नॉन ऑफ द अबव है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब बचे मेरे पास तीन, एक कह रहा है कि इंसुलेशन प्रोवाइड हो रहा है, एक कह रहा है कूलिंग हो रहा है, एक कह रहा है आर्क क्वेंचिंग हो रहा है। जो मेन पर्पज की बात है तो हम क्वेश्चन में आते उसमें कहा कि मेन पर्पज क्या है आयल का, तो आयल का मेन पर्पज है आर्क क्वेंचिंग। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, 36 का ऑप्शन सी। हाँ अब आते हैं हम अपने 37 क्वेश्चन में। इन ए सर्किट ब्रेकर द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज किस किस पर डिपेंड करता है? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, इसी को हम बोलते हैं ARV। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? पहला देखिए पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, दूसरा आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है, तीसरा आपका सर्किट कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, सर्किट कंडीशन, सर्किट कंडीशन, चौथा आपका एसिमेट्री ऑफ फॉल्ट, एसिमेट्री ऑफ फॉल्ट, एसिमेट्री ऑफ फॉल्ट। इन चार चीज़ों पर आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड करता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं अब उसको देखते हैं। बोल रहा है कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज सर्किट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है सर्किट की कंडीशन, ऑप्शन डी है पावर, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर, ऑप्शन सी है आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो ये ऑल ऑफ अबव वाला सही हो जाएगा। अभी एक चीज़ और बचा है एसिमेट्री ऑफ फॉल्ट, जो कि इसमें इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, बट इस पर भी ये डिपेंड करता है। जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का लेक्चर है उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का लेक्चर प्रीफर करना होगा। अब मैं इसके अंदर और डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 36 का डी ऑप्शन है, सॉरी 37 है, 37 का ऑप्शन डी सही होगा और 36 ऑप्शन डी सही होगा। इसमें से सभी हमारा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर डिपेंड करता है। चलो इसको हटाता हूँ। अब हम लोग पहुँचेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में। चूँकि ये क्वेश्चन जितने भी आपको बताए जा रहे हैं टेस्ट पेपर के, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया जा चुका है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इनमें नहीं ले पा रहा हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 क्या कह रहा है? आर्किंग टाइम इन सर्किट ब्रेकर इज़ द टाइम बिटवीन। सर्किट ब्रेकर में जो आर्किंग टाइम होता है वो किसके बीच होता है, किस समय के बीच होता है? तो आर्किंग टाइम देखो कब होगा सर, पहले से समझो, एक प्रैक्टिकल एकदम ले लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल जिसे बोलते हैं। ये CB मेरा क्या है? ये सर्किट ब्रेकर मेरा है क्लोज, सर्किट ब्रेकर मेरा क्या है? अभी क्लोज है। अब जैसे ही सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होगा, जैसे ही सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होगा, यहाँ पर आर्क बनेगी, है ना, यहाँ पर आर्क बनेगा, ये सर्किट ब्रेकर आर्क बनेगा, आर्क। और आपसे ये पूछा है कि, देखता हूँ मैं फिर से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द आर्किंग टाइम इन द सर्किट ब्रेकर इज़ द टाइम बिटवीन। तो ये कह रहा आर्किंग टाइम क्या होगा, आर्किंग टाइम क्या होगा? आर्किंग टाइम देखो वही है कि जब आपका कांटेक्ट जो सर्किट ब्रेकर का ये फिक्स कांटेक्ट और ये मूविंग कांटेक्ट सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, जैसे सेपरेट होना स्टार्ट होगा वहाँ आर्क डेवलप हो जाएगी।
और कब तक आर्क बनी रहेगी, और वो टाइम कब तक हम लेंगे, जब तक कि आर्क क्वेंच ना हो जाए। और तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट सेपरेशन से आर्क क्वेंचिंग के बीच का टाइम क्या कहलाएगा, आर्किंग टाइम। फिर से समझेंगे, अभी मेरा क्लोज है, कोई आर्क नहीं बना, जैसे ओपन होना स्टार्ट होगा आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर कुछ टाइम में हम अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं, उसके कारण आर्क आपकी क्वेंच हो जाएगी। तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट सेपरेशन से आर्क एक्सटेंशन के बीच का जो टाइम होता है वही टाइम क्या कहलाएगा, आर्किंग टाइम। तो इसको हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन 38 का ऑप्शन ए सही है। देखिए पहला ये ऑप्शन सही, सेपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्क। 38 का ऑप्शन ए, 38 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, एन आइडियल सर्किट ब्रेकर शुड ऑफर जीरो एंड इनफाइनाइट इम्पीडेंस बिफोर एंड आफ्टर इंटरप्शन रिस्पेक्टिवली, इनफाइनाइट एंड जीरो इम्पीडेंस बिफोर एंड आफ्टर इंटरप्शन रिस्पेक्टिवली। अगला है, इक्वल इम्पीडेंस बिफोर एंड आफ्टर इंटरप्शन, और अगला है डी है, नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन ये कह रहा है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज है, अब यहाँ पर क्लोज है, अब जब सर्किट ब्रेकर पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो आर्क है ये बंद हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि जब सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज है तो इस कंडीशन में इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी। और जब सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन है तो इस कंडीशन में इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों कंडीशन में आपका इम्पीडेंस की वैल्यू पूछ रहा है, किसके बीच के लिए, इस कांटेक्ट के बीच, इस कांटेक्ट के बीच और इस कांटेक्ट के बीच इम्पीडेंस वैल्यू क्या होगी। अभी देखो सर्किट मेरा क्लोज है तो आप आइडियल कंडीशन की बात करो, हालांकि कांटेक्ट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आइडियल कंडीशन की बात हम करें तो हम ये कहेंगे कांटेक्ट का जो रेजिस्टेंस है वो R बराबर 0 होगा। और जब हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन है तो हम ये कहेंगे जो इनके बीच का कांटेक्ट के बीच का रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। आइडियल कंडीशन की बात है, ना तो ये इनफाइनाइट होगा, हो सकता किलो ओम में हो, बस बहुत ज़्यादा होगा किलो ओम में होगा, बाकी इनफाइनाइट नहीं होगा। लेकिन हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको इनफाइनाइट मानेंगे। और जब मेरा क्लोज रहेगा तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर ये कांटेक्ट के बीच रेजिस्टेंस होगा इसको मैं 0 मानूंगा। तो ये आइडियल कंडीशन की बात हो रही है तो इसलिए क्लोज पोजीशन में 0 होगा और ओपन की कंडीशन में इनफाइनाइट होगा। या ओपन कंडीशन का है या इंटरप्शन की कंडीशन, ओपन कंडीशन या तो इंटरप्शन, बात वही होगी। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 39 में हो जाता है, इन आइडियल सर्किट ब्रेकर, देखिए आइडियल की बात की, शुड ऑफर जीरो एंड इनफाइनाइट इम्पीडेंस, जीरो एंड इनफाइनाइट इम्पीडेंस बिफोर एंड आफ्टर इंटरप्शन। कह रहा बिफोर इंटरप्शन, इंटरप्शन से पहले और इंटरप्शन के बाद क्या इम्पीडेंस होगा। तो आप बताओ, इंटरप्शन से पहले का मतलब सर्किट ब्रेकर क्लोज और इंटरप्शन के बाद का मतलब सर्किट ब्रेकर ओपन। तो इंटरप्शन से पहले इम्पीडेंस क्या होगा, 0, इंटरप्शन के बाद इम्पीडेंस क्या हो, इनफाइनाइट। तो इसमें 0 एंड इनफाइनाइट वाला सही हो जाएगा। यहाँ से देखने पर ये हमको पता चला कि 38 का ऑप्शन ए सही होगा। 38 नहीं 39 है ये, 39 का ऑप्शन ए सही है। चलिए अब हम लोग आएंगे 40 में। तब फिनोमेना ऑफ आर्क इंटरप्शन टेक्स प्लेस एट, कह रहा है कि फिनोमेना ऑफ आर्क इंटरप्शन टेक्स प्लेस, कह रहा है कि आर्क इंटरप्शन की घटना कहाँ पर होती है, जो आर्क हमारी है वो कहाँ पर इंटरप्ट होती है। तो आपको पता नहीं कितने बार बोला गया, कितने बार बताया गया कि करंट 0 पर आर्क हमारी इंटरप्ट होती, करंट 0 पर आर्क हमारी इंटरप्ट होती, करंट 0 पर आर्क इंटरप्ट होती है। वोल्टेज 0 पर आर्क इंटरप्ट नहीं होती, करंट 0 पर आर्क इंटरप्ट होती है। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया है 0 वोल्टेज, तो 0 वोल्टेज पर इंटरप्ट नहीं होगी। बी ऑप्शन दिया 0 करंट, हाँ करंट 0 पर ये इंटरप्ट होगी, ये सही है। सी ऑप्शन हाई करंट पर तो हो ही नहीं सकती इंटरप्ट। और है डी हाई वोल्टेज का यहाँ कोई मतलब नहीं है।
करंट जीरो पर हमेशा आर्क इंटरप्ट होगी। या देखिए ये 0 पॉइंट है, एक ये 0 पॉइंट है, तो चाहे यहाँ पर आर्क इंटरप्ट होगी, चाहे यहाँ पर आर्क इंटरप्ट होगी, यहाँ नहीं आर्क इंटरप्ट होती, यहाँ आर्क इंटरप्ट नहीं होती है। तो करंट जीरो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें देखो 40 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 41 में है, इसमें है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट अभी आपको इससे पहले बताया ही गया है। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट आरएमएस में होता है, आप सब जानते हो। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है पीक वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, बी दिया है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, सी दिया है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। तो 41 का ऑप्शन सी मेरा सही होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। हाँ चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 है इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन द सर्किट ब्रेकर डिपेंड अपॉन। जो सर्किट ब्रेकर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिपेंड अपॉन, ऑप्शन पहला रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है, फिर से क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन ए सर्किट ब्रेकर डिपेंड अपॉन। जो सर्किट ब्रेकर का जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड करता है? सर्किट ब्रेकर का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है? या तो ये कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर का एक्टिव रिकवरी वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, सर्किट ब्रेकर का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा। तो किसी न किसी चीज़ को हम रेफरेंस ले लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पूछ रहा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा? ये मान लीजिए करंट है, तो करंट को अगर रेफरेंस ले लेंगे तो फॉल्ट की कंडीशन में वोल्टेज आपका कुछ ऐसा है। फॉल्ट की कंडीशन में वोल्टेज आपका कुछ ऐसा है कि जब आपकी करंट जीरो हो रही तो इस टाइम वोल्टेज आपका मैक्सिमम आ रहा है। इस टाइम वोल्टेज आपका क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। तो ये कंडीशन कब आती है? कास फाई बराबर 0 या फाई बराबर कास फाई बराबर कास फाई बराबर 0 या फाई बराबर 90 डिग्री एंगल। तो अगर करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो कुछ ऐसा आएगा कि आपकी करंट जीरो तो वोल्टेज आपका ये आएगा। लेकिन अगर करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल आपका 90 ना हो के 0 हो जाए, मतलब फाई बराबर 0 डिग्री, तो ये आपका जैसे ये करंट है वैसे ही आपका वोल्टेज हो जाएगा। ये देखिए, अब जहाँ पर करंट 0 होती है वहाँ पर भी वोल्टेज 0 होता है। यहाँ क्या था, जहाँ पर करंट मेरी 0 हो रही थी वहाँ पर वोल्टेज मेरा Vm हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था। अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई ये करंट है, अब कुछ और फेजर बना दें, मान लीजिए हम ऐसे बना दें और ये कुछ ऐसे करके बना दें, तो कुल मिलाकर आप करंट और वोल्टेज में ये देख रहे हैं। अगर वोल्टेज की स्थिति हमको पता करना है तो हम करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल जानना चाहेंगे। करंट और वोल्टेज के बीच का अगर एंगल हमको पता चल जाएगा तो हम करंट को रेफरेंस लेके वोल्टेज की एक्चुअल स्थिति या एक्चुअल मान हम पता कर सकते हैं। और वो एंगल किस पर डिपेंड करता है? वो एंगल पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मान सर्किट के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। आप ये समझ पा रहे होंगे। हमने ये कहा कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, ये हम पूछ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं अलग अलग फेजर हम बना के देखिए, बहुत क्लियर नहीं बनाया हूँ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ, लेकिन आप समझिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, इससे समझ में आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट का वोल्टेज की वैल्यू करंट पर डिपेंड करती है। अगर एक बार हम करंट को रेफरेंस ले लें, करंट को अगर मैं रेफरेंस ले लूँगा तो उसके अनुसार मैं करंट और वोल्टेज का फेजर बनाऊंगा तो मुझे वोल्टेज का मान पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एंगल अगर मेरा 90 है तो मेरा करंट 0 है, तो मेरा वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा? Vm मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए करंट 0 तो वोल्टेज 0 है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो मेरा वोल्टेज का मान है वो करंट और वोल्टेज के एंगल पर डिपेंड करता है। और ये जो एंगल होता है किस पर डिपेंड करता है? पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आप इस तरीके से ये कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज सर्किट के पावर फैक्टर पर डिपेंड
करता है। चलिए, तो ये आप इस तरीके से आपका ये मैं समझता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जब करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा तो पावर फैक्टर पर तो डिपेंड करेगा ही, है ना। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर मेरा था 42, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी पावर फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी पावर फैक्टर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर द प्रेशर ऑफ एयर इन ऑर्डर। ये सबका हो गया होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी लोगों का हो गया होगा। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जो एयर होता है, जो एयर का ब्लास्ट होता है, वो कितने प्रेशर पर होता है ये सबको पता होगा, है कि नहीं। पता इसलिए होगा क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का जब हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें लिखवाया गया था, और ये बड़ी आसान सी चीज़, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाकर समझने की ज़रूरत तो है नहीं। तो मैं समझता हूँ ये सबका सही हो गया होगा। 43 है, 43 का ऑप्शन सी सही है। 43 का ऑप्शन सी सही होगा आपका 20 to 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं 44 में। इन ए सर्किट ब्रेकर द करंट विच एग्जिस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज़ नोन एज। इन्होंने ये पूछा कि जो कॉन्टैक्ट के सेपरेशन के दौरान जो करंट होती है वो कौन सी करंट कहलाती है। कॉन्टैक्ट के सेपरेशन के दौरान जो करंट होती है वो कौन सी करंट कहलाती है। कॉन्टैक्ट के सेपरेशन के दौरान ये पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट के सेपरेशन के दौरान जो करंट होगी वो कौन सी करंट कहलाएगी। ये वाली जो आपकी मैक्सिमम फाल्ट करंट फ्लो होती है वो मेकिंग करंट कहलाती है। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर आपका, सर्किट ब्रेकर जो ब्रेक करता है, सर्किट ब्रेकर जो ब्रेक करता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, ब्रेकिंग करंट बोलता हूँ। सर्किट ब्रेकर जिस करंट को ब्रेक करता है इसको मैं बोलता हूँ ब्रेकिंग करंट। चाहे सर्किट ब्रेकर मैं कहूँ सर्किट ब्रेकर ब्रेक करे, और चाहे मैं कहूँ ये कॉन्टैक्ट को सेपरेट करे, बात एक ही होगी। चाहे ब्रेक करे और चाहे सेपरेट करे, दोनों के लिए आप बात दोनों एक ही हुई। तो इसलिए हमारा कॉन्टैक्ट के सेपरेशन के दौरान कौन सी करंट होगी, ब्रेकिंग करंट होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 का देखिए कुछ ज़्यादा इसमें नहीं समझने की जरूरत। ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट के सेपरेशन के दौरान कौन सी होगी, ब्रेकिंग करंट। अब इसमें देखिए कौन सा किस ऑप्शन में ब्रेकिंग करंट दिया है, तो ऑप्शन डी में आपका क्वेश्चन नंबर 44 का है, ऑप्शन डी में दिया है ब्रेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट। तो ये आपका सही होगा। अब आ जाओ अगले में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। स्पार्किंग बिटवीन कॉन्टैक्ट कैन बी रिड्यूस्ड इंसर्टिंग रेजिस्टेंस, पहला ऑप्शन दिया है इंसर्टिंग रेजिस्टेंस इन द लाइन, दूसरा दिया बी इंसर्टिंग कैपेसिटेंस इन सीरीज विद द कॉन्टैक्ट, सी दिया है इंसर्टिंग ए कैपेसिटेंस इन पैरेलल विथ द कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपको याद हो जब हमने बताया था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हम पढ़ा रहे थे, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आपको बताया गया है कि आर्किंग को रिड्यूस करने के लिए, आर्किंग की लाइफ टाइम को कम करने के लिए सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंसर्टिंग द कैपेसिटर इन पैरेलल विथ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ द आर्क इन सर्किट ब्रेकर। आप जानते हो आर्क का नेचर रजिस्टिव होता है, तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी हो जाएगा, है ना। जो आर्क है, आर्क का नेचर रजिस्ट्री होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क वोल्टेज और आर्क करंट दोनों सेम फेज में है। तो इसका मतलब पावर फैक्टर की मैं बात करूँगा तो पावर फैक्टर मेरा यूनिटी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 में मेरा हो जाता है हाँ ऑलवेज यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी ऑलवेज यूनिटी
ऑलवेज यूनिटी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, इफ़ द पावर फैक्टर इज़ ज़ीरो द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज विल बी। आपको हमने बताया था कि अगर मेरा पावर फैक्टर ज़ीरो है तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम होगा। अगर पावर फैक्टर मेरा यूनिटी है तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मेरा मिनिमम होगा। हमने बताया था ना कि जीरो पावर फैक्टर पर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम, यूनिटी पावर फैक्टर पर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मिनिमम। ये पिछली क्लास में बताया जा चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है, इफ़ द पावर फैक्टर इज़ ज़ीरो द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज विल बी। अगर पावर फैक्टर ज़ीरो है तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें आपका ऑप्शन 47 का ऑप्शन सी सही है। 47 में दिया है ऑप्शन सी है मैक्सिमम। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। SF6 गैस इज़ ट्रांसपोर्टेड इन। आपको बताया गया था लेक्चर में, इसमें पूछा है क्वेश्चन कि SF6 को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये बताया गया है कि SF6 को सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। लिक्विड फॉर्म कैसे हो जाता है? हाई प्रेशर पर ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, और इसको हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में करते हैं। तो इसमें जो लिक्विड फॉर्म वाला आंसर रहेगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ही ऑप्शन देखिए दिया है, ए है लिक्विड फॉर्म इन सिलेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए सही होगा, लिक्विड फॉर्म इन सिलेंडर। अब है क्वेश्चन नंबर 49 है, द मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर फॉर द शॉर्ट लाइन फॉल्ट विदाउट स्विचिंग रजिस्टर। इन्होंने ये पूछा बेसिकली 49 में कि शॉर्ट लाइन फॉल्ट के लिए बिना स्विचिंग रजिस्टर के कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। देखिए शॉर्ट लाइन फॉल्ट से होता क्या है, पहले ये समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट लाइन फॉल्ट से होगा क्या, जैसे मेरा कोई सर्किट ब्रेकर है, ये अगर मेरी लाइन शॉर्ट है तो आप ये देखो, आप यहाँ से जो ये हमारा स्ट्रे कैपेसिटेंस बनता था और ये सर्किट ब्रेकर के क्रॉस जो हमारा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज लगता था इस स्ट्रे कैपेसिटेंस के कारण, तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी बनती है FN बराबर 1/2 पाई अंडरवुड LC, यही फ्रीक्वेंसी बनती थी। अगर ये शॉर्ट लाइन होगी तो कैपेसिटर की वैल्यू कम होगी, मतलब स्ट्रे कैपेसिटेंस तो वैसे भी कम होता है। अगर मान लीजिए ये लाइन और लंबी होती, ये लाइन और लंबी होती तो आपका क्या होता, ये स्ट्रे कैपेसिटेंस, ये इंडक्टर, फिर स्ट्रे कैपेसिटेंस, फिर इंडक्टर, फिर स्ट्रे कैपेसिटेंस। तो आप ये देखते हैं अगर थोड़ी अगर लॉन्ग लाइन हो या मीडियम लाइन हो तो इसमें आप देखिए ये बढ़ता चला जाता है। तो मतलब शॉर्ट लाइन की तुलना में मीडियम लाइन या लॉन्ग लाइन में कैपेसिटर की वैल्यू अधिक होगी। तो अगर ये अधिक होगा, या सॉरी ये लॉन्ग लाइन की बात थी, या मीडियम लाइन, ये किसकी शॉर्ट लाइन, तो शॉर्ट लाइन में कैपेसिटर की वैल्यू क्या है हमारी, कम होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत अधिक होगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अधिक होगी तो ये होगा कि ये जैसे मेरी जो करंट फ्लो हो रही थी और फिर ये मेरा रिकवरी वोल्टेज हुआ करता था, या तो मैं इसको ऐसे दिखा दूँ, ये मेरी थी करंट थी, कौन सी करंट, आर्क करंट, और ये मेरा क्या था, ये मेरा रिकवरी वोल्टेज था, और जो मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज था वो कुछ ऐसा था, ये मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो होगा क्या, ये जो इसकी साइकिल हैं ये बहुत तेज़ी बढ़ेंगी, बहुत तेज़ी इसका साइकिल फ्रीक्वेंसी बराबर होता, देखिए टाइम पीरियड इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो इसका टाइम पीरियड कम होगा। अगर टाइम पीरियड कम होगा का मतलब ये हुआ कि ये साइकिल बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, फिर दूसरे साइकिल को कंप्लीट करेगी, फिर तीसरे साइकिल को, फिर चौथे साइकिल को, ऐसे बहुत तेज़ी से साइकिल कंप्लीट करेगा। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि
अगर इसका स्ट्रे कैपेसिटेंस, अगर इस शार्ट लाइन फॉल्ट को ब्रेक करेंगे तो स्ट्रे कैपेसिटेंस कम होगा, स्ट्रे कैपेसिटेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा का मतलब ये होगा बहुत जल्दी जल्दी ये साइकिल अपनी कंप्लीट कर रहा है। तो बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, मतलब रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बढ़ने की दर बहुत तेज़ी से है। भले इसका मैक्सिमम मान 2 Vm ही होगा, इसका मैक्सिमम मान 2 Vm ही होगा, लेकिन रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की बढ़ने की दर बहुत तेज़ होगी। अगर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की बढ़ने की दर बहुत तेज़ है तो हमको अगर इस को देखिए इसी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के कारण फिर से आर्क डेवलप हो रहा है। तो अगर हम इस रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के को निष्प्रभावी करना चाहें तो जिस दर से मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बढ़ रहा है उससे अधिक दर से अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ CB कांटेक्ट के बीच में बढ़ा दूंगा तो आर्क मेरी क्वेंच हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी SF6 सर्किट ब्रेकर में होती है, उसमें बहुत तेज़ी से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट लाइन फॉल्ट के लिए हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। और दूसरा एक इसका ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि शॉर्ट लाइन फॉल्ट की कंडीशन में शॉर्ट लाइन फॉल्ट की ब्रेकिंग ज़्यादा सीवियर होता है लॉन्ग या मीडियम लाइन की तुलना में। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बढ़ने की दर बहुत तेज़ होती है, इसलिए ये मेरा ज़्यादा खतरनाक होता है शॉर्ट लाइन फॉल्ट वाला। तो इसमें क्वेश्चन मेरा ये था कि शॉर्ट लाइन फॉल्ट के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर मैं यूज करूँगा, तो मेरा ऑप्शन सही होगा SF6 सर्किट ब्रेकर आपका यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का है, बी है SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, 50 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 दिया इन कनेक्शन विद द आर्क एक्सटेंशन सर्किट ब्रेकर रेजिस्टेंस स्विचिंग इज एम्प्लॉयड वेयर इन ए रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन पैरेलल विथ पोल ऑफ द सर्किट ब्रेकर एज शो इन फिगर। This process introduced in damping in LC circuit for critical damping the value of R is equal। देखो कुछ इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन ये दिया है, आप अपना याद करो। जब आपको बताया गया था रेजिस्टेंस स्विचिंग में हमने यही बताया था ना, ये मान लो कैपेसिटर हुआ, ये चूँकि लास्ट क्वेश्चन है इसलिए बहुत साफ करने में नहीं ध्यान दिए। तो ये मेरा सर्किट ब्रेकर है और यहाँ पर मान लिया मैंने फॉल्ट आया, तो आपको हमने बताया था ना कि रेजिस्टेंस स्विचिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में हम लगाते हैं। ये इससे क्या होता है, आर्क क्वेंचिंग में हमको सहायता मिलती है या करंट चॉपिंग की घटना रिड्यूस होती है। तो ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए आप अगर मेरा रेजिस्टेंस स्विचिंग वाला लेक्चर को फॉलो करेंगे, तो उसमें दिया होगा 0.5/L/C। तो ये कुल मिला के ये कहा गया है कि मेरा कोई सर्किट है, उसको अगर इंटरप्ट करता हूँ तो मैं उसमें रेजिस्टेंस स्विचिंग करता हूँ, और वो रेजिस्टेंस स्विचिंग किसके लिए, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए पूछ रहा है कि इस रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए इस रेजिस्टेंस का मान होगा 0.5/L/C। क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए 0.5/L/C। मैं समझता हूँ इसको सभी बच्चे कर लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो सर्किट ब्रेकर का टेस्ट था उसका सल्यूशन भी हो गया। देखिए, जब भी मैं आपको आगे ही बता देता हूँ, जब भी टेस्ट पेपर मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन होगा तो मैं बहुत ज़्यादा, अगर टेस्ट पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा
क्योंकि मैं चाहता हूं जो मैं थ्योरी की क्लासेस आप लोगों के बीच दे रहा हूं, थ्योरी की वीडियो दे रहा हूं, आप उसको पढ़ें। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, आप उसको देखेंगे, उसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाए होते तो कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर कितना भी अगर कोई भी बच्चा होता तो 45 नंबर से कम आना मतलब बेकार है, क्योंकि ये इतना आसान सा पेपर था। इस पेपर में 45 नंबर से कम आना मैं तो नहीं समझता हूँ। अगर मेरा सारा लेक्चर सर्किट ब्रेकर का सब लोग ध्यान से देखे होते तो 45 नंबर से कम तो आने का कोई चांस बनता ही नहीं था। 50 में 50 भी आप लोग ला सकते थे, एक आध नंबर मान लीजिए अलग था। इसमें एक आपको नहीं बताया गया था, जो ड्यूटी साइकिल वाला क्वेश्चन था, सर्किट ब्रेकर की ड्यूटी साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल या ड्यूटी साइकिल क्या है वो नहीं बताया गया था। बाकी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया गया था, सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको टॉपिक क्लियर कराया गया था। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहें खुश रहें और हमेशा पढ़ते रहें। धन्यवाद।